गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट सेशन तक हम लोगों ने बात करी थी एरीज की, हम लोगों ने जेमिनाई की भी बात करी लास्ट सेशन में, टॉरस की भी उससे पहले करी। अब हम लोग मरकरी का जो एक और साइन है, दैट इज बेसिकली द अदर साइन जहां पर मरकरी एक्सोल्टेड है, वो है आपका वर्गो या कन्या। तो आज हम लोग उसको उसके ऊपर बात करते हैं कि वर्गो या कन्या क्या क्या हमको बताता है। बेसिकली हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी राशि जो होती है वो माहौल होती है, एनवायरनमेंट होती है। तो अगर वर्गो या कन्या हमारे होरोस्कोप में जहां पर भी आएगी, जिस भी हाउस में आएगी, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वहां पर क्या माहौल होगा, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कैन यू सी माई स्क्रीन, इज इट विजिबल? सर या ओके। एक सो वर्गो या कन्या के आप जो ये फोटो देख रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द वैदिक इमेज ऑफ द वर्गो साइन। तो वर्गो साइन इज बेसिकली, इट कम्स फ्रॉम a Latin word वर्गो, that basically means the virgin lady or the virgin woman. So कन्या का मतलब भी हिंदी में यही होता है, यंग वुमन, वर्जिन वुमन। और यहाँ पर हम कुछ चीजें देखते हैं अगर इस इमेज में, तो हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर इमेज में ये एक पायस इमेज है, पवित्र इमेज है। शक्ति के रूप में एक लेडी है जिसके हाथ में ज्ञान का प्रकाश टाइप एक लाइट है, एक हाथ में गाइडेंस के फॉर्म में। सेकंड हैंड में ये वीट वीट का शेफ है, यानी जिसको आप बोलते हैं वीट के शेफ को आप बोल सकते हैं, एक बंडल ऑफ वीट है। वीट जो ग्रेन्स होते हैं उस ग्रेन का शेफ है। तो ये उनके एक हाथ में है, एंड शी इज looking in one direction, guiding something. So this is the image of a virgin or the Virgo sign in our Vedic literature, whether it's a Latin one or the Indian astrological one. तो ये एक इमेज है, इस इमेज से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, पर्टिकुलरली वर्गो साइन के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यंग वुमन है, इनके हाथ में ये वीट का शेफ है, यानी वीट का बंडल है, गेहूं का। पुराने टाइम पर गेहूं या राइस, ये सब चीजें एग्रीकल्चर से कनेक्ट होती थी, और अभी भी एग्रीकल्चर से ही कनेक्ट है। और उस पुराने टाइम पर एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द स्किल्ड जॉब, और यू कैन से स्किल्ड लेबर। तो जहां पर ये वीट शो कर रहा है, ये यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर जो भी है, जहां पर वर्गो साइन है, यहाँ पर द पर्सन इज स्किल्ड, इवन ही और शी इज हैविंग नॉलेज, विजडम। ठीक है, और वो जो हाथ में एक साइड लाइट है, दैट शोज कि विजडम इज देयर एज वेल, राइट। और विजडम और नॉलेज के साथ साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लेफ्ट साइड में एक हाथ में वेट है, दैट शोज कि कंटेनमेंट है, सेल्फ कंटेनमेंट है और नरिशमेंट है। और दूसरे हाथ में आपको एक गाइडिंग एनर्जी है। तो ये एक तरीके से प्योर एक गाइडिंग एनर्जी दिखती है, जो कि नरिशमेंट भी शो करती है, एग्रीकल्चर भी शो करती है, नॉलेज भी शो करती है, विजडम भी शो करती है। अदर वे में देखा जाए तो कंप्लीटली एक सेल्फ कंटेंट जोडिक साइन है, जिसको किसी और की जरूरत नहीं है, जो कि संतुष्ट है, सेल्फ कंटेंट है। ठीक है। इसके अलावा ये जो जोडिक साइन है यहाँ पर, क्योंकि ये हाथ में ग्रेन्स हैं, देट शो समवेयर हर्ब्स। हर्ब्स को हम लोग कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल साइंस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से हम इसको नरिशमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये साइन नरिशमेंट का भी है। तो जब भी हम लोग सिक्स हाउस देखते हैं, तो सिक्स हाउस में हम लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर से भी हम सिक्स हाउस, अगर एग्रीकल्चर को चेक करना है तो भी हम सिक्स हाउस को देखते हैं। अगर हमको बीमारियों को भी देखना है और हमको उसके सॉल्यूशन देखना है, तो भी हम सिक्स हाउस को देखते हैं। तो वहां से भी इसका कनेक्शन डायरेक्टली देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर इस ड्रेसअप से समझ में आ रहा है कि ये गोडेस काइंड ऑफ राशि है, जहां पर प्योर मोटिव्स हैं। तो ये सब इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। बट जैसे ही ये एट्रीब्यूट्स बिगड़ जाते हैं, तो कंप्लीटली इसका उल्टा हो जाता है। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि आज के टाइम पे जब इसके इफेक्ट्स आते हैं, तो वो बिल्कुल उल्टी ही निकल के आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, क्योंकि मरकरी का साइन है, एक पॉइंट था जहां पर हम लोगों ने बात करी थी कम्युनिकेशन की, कन्वर्सेशन की। अब यहाँ पर जो बात है वर्गों में, यहाँ पर मरकरी के साइन होने की वजह से
और जो मरकरी यहाँ पर एक्सोल्टेड है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो पर्टिकुलर साइन है ये बहुत लॉजिकल है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वर्गो का प्लेग्राउंड जो है वो है लॉजिक। यहाँ लॉजिक्स पर बात बहुत होती है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम करना ही एक तरीके से आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन है। कि यहाँ पर अगर वर्गो कहीं पर भी आ रहा है तो अल्टीमेटली पर्पस जो है वो ये है कि जहां पर भी होगा वहां पर अल्टीमेटली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो जो नेटिव होगा वो उस प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम करेगा। उसकी आदत में है कि वो लॉजिकल ग्राउंड्स पर जाएगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग या प्रैक्टिकल अप्रोच रखेगा और अल्टीमेटली सॉल्यूशन सर्च करेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है इस पर्टिकुलर जोडिक साइन का, वो है अटेंशन टू डिटेल। किसी भी चीज के केस में यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल जो है बहुत कॉमन देखने को मिलेगा। आपकी हॉरोस्कोप में 6 नंबर का जोडिक साइन दैट इज बेसिकली वर्गो जहां पर भी आ रहा है, आप देखिए उस पर्टिकुलर हाउस के एट्रीब्यूट के हिसाब से क्या वहां पर एक इस तरीके का माहौल है, इस तरीके का नेचर है कि हम लोग उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर अटेंशन टू डिटेल में जाते हैं, या फिर हम लोग वहां पर बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं। वहां पर हमारी अप्रोच कंप्लीटली डिटेल ओरिएंटेड हो जाती है। ये इस साइन का है कि हम जहां पर भी साइन होगा वहां पर डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच हो ही जाती है, अटेंशन टू डिटेल हो ही जाता है और हम लोग बहुत लॉजिकल वहां पर सोचने लग जाते हैं। इस पर्टिकुलर साइन को अगर हम बोलेंगे तो ये 6 नंबर की राशि है जो कि चैलेंजेस को भी दिखाती है, ठीक है। 6 नंबर का हाउस 6 नंबर की राशि चैलेंज को दिखाएगी। अब बात यह है कि इस पर्टिकुलर राशि के लिए भी एक चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है कि अगर ये जोडिक साइन आ रहा है जिस भी हाउस में, यू कांट हेल्प टू इंटरफेयर। आप वहां पर इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे, यू कांट हेल्प इट। वहां पर क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफर करेंगे ही करेंगे। और उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा अन इमोशनल दिखता है सामने वाला इंसान। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पर्टिकुलर किसी हाउस में जेमिनाई सॉरी वर्गो राशि आ रही है, कन्या राशि आ रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे 10th हाउस में अगर कन्या राशि आ रही है, तो हो सकता है मैं मेरे वर्क प्लेस पर जो है इंटरफेयर करूंगा, क्रिटिसिज्म करूंगा, अपने काम को क्रिटिसाइज करूंगा, वर्क प्लेस को अपने प्रोफेशन को क्रिटिसाइज करूंगा, वहां पर अटेंशन टू डिटेल में जाऊंगा, वहां पर लॉजिकल माइंड चलाऊंगा और अल्टीमेटली बाकी लोगों को उस केस की वजह से मैं लगूंगा कि मैं अनइमोशनल हूँ, इमोशनल है ही नहीं। तो ये इस राशि की खास बात है, इस जोडिक साइन की खास बात है। तो अगर इसका एक स्ट्रॉन्गर ट्रेट अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर राशि का, तो 2 और 3 स्ट्रॉन्गर ट्रेट निकल के आते हैं। नंबर 1 एनालिटिकल, क्योंकि लॉजिकल प्लेग्राउंड है, हमेशा लॉजिकल सोच सोच कर ही आगे प्लानिंग होती है। दूसरा स्ट्रॉन्गर ट्रेट है अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल एट द लेवल कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज को भी अटेंटिवली चेक कर लेना और पता लगा लेना उसका। जहां पर अच्छे से अच्छे इंडिविजुअल फेल हो जाएंगे, नोटिस नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर जगह पर भी wherever this particular zodiac sign is there, you will be having attention to detail and you will be able to find the smallest or the incredible small stuff to you will be able to find out that thing. फॉर एग्जाम्पल जो क्रिटिक्स होते हैं, जो मूवीज के क्रिटिक्स होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को भी कितनी इजीली क्रिटिसाइज कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्गों का रोल आता है वहां पर। दे हैव अटेंशन टू डिटेल और उसकी वजह से वो उसको क्रिटिसाइज कर पाते हैं। छोटी चीज किसी ने नोटिस नहीं करी होगी बट वो लोग नोटिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शोले मूवी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर नॉर्मल लोगों ने देखा भी नहीं अपने स्टोरी के हिसाब से, बट जहां पर अगर किसी का वहां पर वर्गो साइन एक्टिव था, तो वर्गो साइन एक्टिव होने की वजह से उन्होंने वो चीजें देखी जो जनरली लोगों ने नहीं देखा और उसको उसकी बेस पे क्रिटिसाइज किया। फॉर एग्जाम्पल कि किसी सीन में मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि किसी सीन में क्रिटिक्स को ही पढ़ रहा था मैं कि किसी सीन में वो जो ठाकुर होता है संजीव कुमार, वो किक मारता है। तो किक मारता है तो उसके जो हाथ हैं वो दिख जाते हैं, जो कि जनरली किसी ने देखा नहीं, बट उसके हाथ दोनों हाथ कटे हुए थे मूवी के अंदर। बट क्रिटिक्स क्रिटिक्स ने पकड़ लिया कि वहां पे उसके हाथ विजिबल हैं। ऐसे ही मैंने एक जगह पढ़ा था कि शोले मूवी में पढ़ा था कि वो जो उसमें एक्टर होता है धर्मेंद्र, वो वाटर टैंक पे ऊपर जाता है और फिर वहां पर वो एक सीन होता है
बसंती वाला, सुसाइड वाला। बट वहां पे लॉजिक ये दिया था कि आगे ये वाटर टैंक का रोल ही क्या है इस सिटी के अंदर, अगर यहाँ लाइट ही नहीं आती है, क्योंकि नाइट में तो वो जो जया भादुरी थी वो तो नाइट लैंप जलाती थी, इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं गाँव में, तो फिर वाटर टैंक में पानी कैसे जाएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि जनरल पब्लिक नोटिस नहीं करती है, बट जहां पर ये वर्गो साइन आएगा वहां पर अटेंशन टू डिटेल एक एट्रीब्यूट आ ही जाता है, और उसकी वजह से क्रिटिसिज्म जो है एक कॉमन एट्रीब्यूट आ जाता है कि हम उस जगह पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। जहां पर वर्गो होगा वहां पर आप स्लोपी नहीं होगे, मतलब केयरलेस नहीं होगे, लापरवाह नहीं होगे अल्टीमेटली। तो वहां पर कोई भी चीज होगी उसका एक परफेक्ट प्लानिंग होगा, परफेक्ट प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्ड हाउस में जेमिनाई आ रहा है, थर्ड हाउस किसका है, शॉर्ट ट्रेवल का, तो अगर आप शॉर्ट ट्रेवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप एकदम परफेक्ट प्लानिंग करेंगे, परफेक्ट प्रोसेस कैसे होगा, कैसे वहां पर जाया जाएगा, कैसे पूरी जो ट्रेवल है हमारी कंप्लीट होगी, वो बिल्कुल डिटेल ओरिएंटेड होगी एकदम। तो एक खास बात देखने को ये मिलती है कि जहां पर भी वर्गो होगा वहां पर क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं रादर देन स्पीड, कि जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, या यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, क्वालिटी मैटर कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। दूसरा इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है जो कि वर्गो साइन से आता है, जैसे मैंने कहा कि पायसनेस और क्लीननेस की का जोडिक साइन है ये, और कहीं ना कहीं ये वुमन के अंदर का भी एक नेचुरल एटीट्यूड दिखाता है दैट शोज क्लीनलीनेस एंड द नीट एंड क्लीन थिंग। तो अगर जहां पर भी ये पर्टिकुलर साइन आएगा वहां पर चीजें टाइडी होंगी, क्लीन होंगी, नीट एंड क्लीन होंगी। अगर नीट एंड क्लीन नहीं है तो इसका मतलब वो साइन सही नहीं काम कर रहा है, ये है। तो उस पर्टिकुलर साइन में चीजें नीट एंड क्लीन होंगी ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्वेल्थ हाउस में आ रहा है आपका वर्गो साइन, ट्वेल्थ हाउस क्या है, बेडरूम। तो अगर बेडरूम में ये नंबर की राशि पड़ रही है और बेडरूम अगर क्लीन नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि ये राशि सही काम नहीं कर रही है। तो ये राशि जहां पर भी होगी उस एट्रीब्यूट के हिसाब से वो पर्टिकुलर जगह नीट एंड क्लीन भी होगी। तो ये एक इस पर्टिकुलर राशि का एट्रीब्यूट है। दूसरा, एक अच्छी बात जो देखने को मिलती है, क्योंकि अटेंशन टू डिटेल कॉमन चीज है, लॉजिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल हैं, परफेक्ट प्लानिंग है, तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव क्रिएटिव काम जरूर करते हुए मिलते हैं, हमेशा। दे हेट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मतलब उनको कोई भी चीज आगे भेजने में दे हेट, दे रियली डोंट वांट कि किसी भी चीज को आगे भेजा जाए। इवन मैंने यहाँ तक भी नोटिस करा है कि जहां पर जेमिनाई स्ट्रोंग है, इनको कुछ ना कुछ तो एक दिन में ऐसा काम चाहिए जहां पे इसको बोल सके कि ये काम कंस्ट्रक्टिव हुआ है, प्रोडक्टिव हुआ है। मतलब ये लोग पूरे दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स में बिंज वॉच नहीं कर सकते कि पूरा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स में बिंज वॉचिंग करेंगे, नहीं। अगर वो कर भी लिया किसी दिन, एक वंस इन अ ब्लू मून, तो भी ये तो है कि कोई ना कोई दिन में तो ऐसा काम जरूर करेंगे जहां पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम होगा। सो दे वोंट बी लाइक कि दे कैन स्पेंड द डे जस्ट इन अ वेन। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है इस पर्टिकुलर राशि का। तो हमेशा दे डोंट प्रोक्रेस्टिनेट बेसिकली। लोग बाग प्लानिंग करते रहते हैं, कई लोग ओनली सोचते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं, बट वर्गो के जो लोग, जहां वर्गो डोमिनेटिंग है, वो लोग हमेशा उस काम को करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, ये वर्गो जो वर्ड आया है, ये वर्गो वर्ड वर्जिनिटी से आया है। वर्जिनिटी हिंदू माइथोलॉजी में भी बहुत कुछ है, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में भी बहुत कुछ है। जहाँ पे क्रिश्चियन माइथोलॉजी में वर्जिन मेरी का पूरा एक लिटरेचर है, और हिंदू माइथोलॉजी में भी 5 कन्याएं बताई गई हैं जो कि वर्जिन है। आई थिंक द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, अहिल्या, सीता, और ये तारा बाली की पत्नी, और मंदोदरी रावण की पत्नी। ये जो है ये 5 कन्याएं बताई गई हैं जो कि हमेशा वर्जिन रही हैं। वर्जिन बोलने का मतलब ये हो गया कि विच इज नॉट इंटेक्ट, विच इज इंटेक्ट नॉट इंटेक्ट, जिसको मतलब अनटच्ड है, इंटेक्ट है कंप्लीटली। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी ये राशि है वहां पर प्योरनेस है, और हमेशा एक नई शुरुआत भी कहीं ना कहीं है। तो ये इस राशि को हम लोग वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से या क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से। इवन साउथ में जो सिटी है कन्याकुमारी, अगर इसकी भी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी वर्जिन गॉडेस के ऊपर ही पूरी स्टोरी है, जहां से सिटी का नाम कन्याकुमारी आया है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस वर्गो साइन से ही कनेक्ट होता है। अब जैसे मैंने कहा कि इस वर्गो साइन में
बेसिकली इस वर्गो साइन में बेसिकली आप देखेंगे कि वो जो लेडी है उनके हाथ में एक तो वो है ग्रेन्स का बंडल है, वेट वेट हैश है, और सेकंड उनके दूसरे हाथ में लाइट है, लैंप है, ठीक है, और पायस उनका वो है। तो इट शी इज आई मीन दैट पर्टिकुलर जोडिक साइन इज लाइक अ गॉडेस, ठीक है, शक्ति का एक रूप है। अब एक चीज और समझते हैं कि सिक्स्थ हाउस जो है, सिक्स्थ हाउस के जो मेन एट्रीब्यूट हैं, उनमें से मेन एट्रीब्यूट को जब भी किसी से बोलते हैं कि सिक्स्थ हाउस का मेन एट्रीब्यूट क्या है, तो कोई भी बोलता है ऋण, रोग और शत्रु, शत्रु या रिपु, ऋण रोग रिपु। जब रिपु वर्ड आता है तो रिपु वर्ड क्या है बेसिकली, तो रिपु की जब बात आती है शत्रु की, जो हमारे मानव जीवन में हमारे जो मन के जो शत्रु हैं या हमारी लाइफ के जो शत्रु हैं, उनको षड रिपु कहा गया है। सिक्स्थ हाउस 6 नंबर, षड मतलब भी सिक्स, रिपु मतलब एनिमीज, शत्रु। तो षड रिपु कहा गया है हमारे वैदिक लिटरेचर्स में, 6 चीजों को दुश्मन बताया गया है हमारे लाइफ के एनहांसमेंट में। क्या है वो षड रिपु? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मद और मत्सर। मतलब काम मतलब लस्ट, डिजायर, क्रेजीनेस, क्रेज, ये काम हो गया। क्रोध मतलब एंगर, हेटर्ड, ये भी ये क्रोध का पार्ट है जहां पर एंगर एक लेवल क्रॉस कर जाता है। लोभ, लोभ तो सिंपल है, ग्रीड है, और कभी कभी लोभ की वजह से माइंड भी नेरो हो जाता है, तो लोभ है। मोह बेसिकली अटैचमेंट है, अटैचमेंट टू द एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, इट कुड बी इमोशनल अटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, किसी भी तरीके का अटैचमेंट। ईगो बहुत कॉमन एक सबसे बड़ा रिपू है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में ईगो, स्टबननेस, माइंडेडनेस, प्राइड ये भी बोलते हैं। और जो लास्ट है मत्सर्य, मत्सर्य यानी कि जेलसी, एनवीनेस, तो ये भी एक शत्रु है। तो ये जो 6 शत्रु हैं षड रिपु, इन पर विजय केवल और केवल शक्ति से पा सकते हैं। अदरवाइज कुछ तो ऐसे हैं जैसे काम है, काम यानी जो डिजायर है, इससे तो मुक्ति पाना ही लगभग नामुमकिन है। और एक और आजकल और बुक्स में अगर देखेंगे तो एक और रिपु है या षड रिपु में एक और हम जोड़ सकते हैं, वो है आलस्य। तो यहाँ पर ये आलस्य हो या क्रोध हो, लस्ट हो, ग्रीड हो, अटैचमेंट हो, ये जितने भी षड रिपुज हैं, इन पर अगर जीतना है, तो इस जीतने को केवल और केवल एक चीज से जी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड शक्ति। और शक्ति कौन? ये वर्गो, ये कन्या की जो शक्ति है। अब शक्ति को भी अगर देखा जाए तो काफी तरीके की शक्तियां होती हैं। उसमें मंत्र शक्ति होती है, मातृ शक्ति होती है, पितृ शक्ति होती है। इनको मैं अगर अलग कर देता हूँ तो 3 शक्ति मेजर होती हैं। 3 शक्ति क्या मेजर होती है, जो छह जो षड रिपुज हैं, इनको जो किल कर सकती है, वो शक्ति है इच्छा शक्ति, दूसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति, और थर्ड शक्ति है क्रिया शक्ति। तो ये जो शक्ति है, यानी ये जो शक्ति का एक रूप है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इसका बहुत बड़ा रोल है इन षड रिपुज को किल करने में। तो जहां पर ये षड रिपु किल हो गए, वहां से हम लोग मोक्ष के मार्ग पर या हमारे कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अब ये इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति यानी हम कोई भी चीज अगर सोच लेते हैं तो हमको कैसे काम करना है, ठीक है। एक इवन साउथ में भगवान जो मुर्गुन है, जो कार्तिकेय का रूप है, उनकी भी स्टोरीज में देखा है मैंने कि उनकी 2 वाइफ बताई गई हैं। एक तो है देवसेना, जो कि क्रिया शक्ति का रोल प्ले करती है, और एक है वल्ली, जो कि इच्छा शक्ति का प्रयोग, इच्छा शक्ति से रेफरेंस में देते हैं। और दूसरा खुद मुर्गुन स्वामी, जो कि बेसिकली ज्ञान शक्ति को रेफर करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 3 शक्ति हैं। अच्छा, मुर्गुन स्वामी कौन? वो भी माता पार्वती या शक्ति के ही पुत्र हो गए। तो शक्ति से बेसिकली ये जो षड रिपुज है, ये हम किल कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, और उस इच्छाओं के प्रति एक राइट हमारी अप्रोच है, राइट दृष्टिकोण है, तो हमको उस पर्टिकुलर चीज को समझने की आवश्यकता पड़ती है कि ये चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये भी एक इच्छा ही है, ये डिसीजन लेना कि मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। तो अगर ऐसी इच्छाएं उठती हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। फिर अगर ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो फिर हमारे मन में क्या होगा?
क्या होता है, जब इच्छाएं उठती हैं तो फिर हमारे मेंटल स्टेज क्या होता है, हम खुश हैं, शोरों में हैं, परेशान हैं, एंगर में हैं, या हरी में हैं, जल्दबाजी में हैं, हमारा क्या मेंटल स्टेज है। तो ये सारा जो पूरा जो है चीजें, ये कहीं ना कहीं जो है ये इच्छा शक्ति से ही डिसाइड होता है। अब इच्छा शक्ति के ऊपर काम करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन ले लिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, बट अगर हमको इंस्पेक्शन करना है तो इस इंस्पेक्शन को करने के लिए भी हमारा मन जो है क्लियर होना चाहिए। मतलब हमारे मन में जो षड रिपु जैसी चीजें हैं, यानी मतलब कहने का कि हमारे मन में कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, लस्ट नहीं है, एंगर नहीं है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कहीं ना कहीं ज्ञान हो पाएगा। ठीक है, मतलब एक तो नॉर्मल चीज है कि भोजन चाहिए जीने के लिए, छत चाहिए जीने के लिए, बेसिक चीजें, बट इससे अगर ऊपर उठना है तो कहीं ना कहीं ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर हमको कोई इच्छाओं से बाहर निकलना है तो इन सब चीजों के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो ज्ञान ही हमको बताता है कि ये डिसीजन मेकिंग सही हो रही है नहीं हो रही है इन चीजों से ऊपर उठने के लिए। तो मैंने जैसे कहा कि उस ज्ञान को भगवान मुरुगन से रेफर किया गया, कनेक्ट किया गया है ज्ञान की शक्ति को, ये है। और भगवान जो मुरुगन जो बताए हैं साउथ में, नॉर्थ में तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में, बट साउथ की स्टोरीज में ऐसा है कि उनके हाथ में भाला है। भाला मतलब उसको बोलते हैं कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो विजडम है, उसको गहराई तक अंदर तक जाने का उसका एक सिंबलिज्म है। उसके अलावा उसमें बताया गया कि उनका जो वाहन है वो मोर है, पिकअप। तो वो बेसिकली मन का प्रतीक है, तो अपने मन को कंट्रोल करना। और जब हम लोग अपने मन को कंट्रोल करके अपने ज्ञान को, विजडम को फॉलो करते हैं, तो वही हमारा मन जो है वो एंटाइटलमेंट की तरफ जाता है, वो नाचता है, आनंदित होता है, ये है। तो इस तरीके से ज्ञान, और जब ज्ञान भी हो गया और इच्छा शक्ति भी हो गई, तो उसके बाद कहानी यहीं पर नहीं रुकती है, इसके बाद आता है कर्म। कर्म करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। तो ये जो क्रिया शक्ति है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ज्ञान शक्ति होगी, इच्छा शक्ति होगी और उसके बाद में क्रिया शक्ति होगी, तब जो है ये षड रिपु है, इससे हम लोग जीत सकते हैं। तो सिक्स्थ हाउस जो है काल पुरुष की कुंडली में षड रिपुस को भी बताता है, और इस षड रिपुस को जीने का रास्ता भी ये वर्गो कन्या से, कन्या की राशि से ही आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस राशि के एट्रीब्यूट से निकल के आती है। अगर ये राशि सही है, सही मायनों में सही काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस षड रिपु से जीतने का, आगे निकलने का, षड रिपु से बाहर आने का कहीं ना कहीं ख्याल आता है, मतलब कहीं ना कहीं अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग वाली राशि भी है ये। मैंने कहा कि ये न्यूट्रिशन वाली राशि भी है, फर्टिलिटी वाली राशि भी है, हार्वेस्टिंग वाली राशि भी है, क्योंकि हाथ में वो है, ग्रेन का बंडल है, वीट का। तो कहीं ना कहीं ये पोषण देने वाली राशि भी है। और फर्टिलिटी वाली राशि भी, संतान उत्पत्ति की भी राशि है, गॉडेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उस ग्रेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट उसके भी आगे अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर राशि अवेकनिंग की राशि भी है, ज्ञान को बढ़ा के आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे अवेकनिंग हो जाती है, तो आप देखिए कि फिफ्थ हाउस में हम लोगों ने मंत्राज करा, बेसिक स्टडीज करी, सिक्स्थ हाउस में जॉब करा या अवेकनिंग करा, सेवेंथ हाउस में बैलेंस करके एट्थ हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे जाते हैं जर्नी में। तो ये राशि जो है अवेकनिंग की है। और वर्गो को जो कहा गया है कि ये बेसिकली एक्टिविटी ऑफ इंटेलेक्ट है, मतलब जहां पर हम लोग सोचना शुरू कर सकते हैं अगर सही राशि काम करती है तो। और अल्टीमेटली वर्गो जो राशि है उसको मरकरी ही रूल करता है, तो कहीं ना कहीं इस राशि में इंटेलेक्ट तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अवेकनिंग की राशि है, जागरण की राशि है, अंतरात्मा की आवाज की राशि है, और ये अल्टीमेटली हमको षड रिपु से बाहर निकालने की भी राशि है। इसका मतलब ये हो गया कि ये राशि अगर कहीं ना कहीं सही से काम कर रही है, तो हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, सिद्धियों को जागृत कर सकते हैं। सिद्धियां जैसे हनुमान चालीसा में आती हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि, तो अष्ट सिद्धियां जो होती हैं, जो भी चीजें लाइफ में, कुंडली जागरण या इस तरीके की जो भी चीजें हैं, ये यहाँ से कहीं ना कहीं उनको अवेकन करने की राशि भी है सिक्स्थ हाउस से। तो अगर षड रिपु से आगे निकलकर अगर सिद्धियों को अटेनमेंट कर लेते हैं, ये अवेकनिंग आ जाता है लाइफ के अंदर,
अगर कहीं ना कहीं अवेकनिंग आ जाता है तो अल्टीमेटली आप अगर देखा जाए तो अंतरात्मा जो है जाग जाती है, हम लोग अंतरात्मा से आगे बढ़ जाते हैं। और जब इंसान सेल्फ से बाहर हो जाता है, अपने आप से बाहर हो जाता है, मतलब जब वो अपनी चीजों को पर्सनल चीजों से बाहर निकल जाता है, मतलब कहने का कि जब वो अपने बारे में नहीं सोचता है, संसार के लिए सोचता है। मीन मीन नहीं होता कि खुद के बारे में सोचेगा, संसार के बारे में सोचने लग जाता है, अपने पर्सनल फेवरिज्म, पर्सनल चीजों से बाहर आ जाता है, सोसाइटी के लिए करना शुरू कर देता है। तब ये राशि जो है अल्टीमेटली आगे के रास्ते पे हमारा रास्ता जो है उसको गाइड करती है। बट अगर ये रास्ता बिस्तर हो जाता है या ये राशि अफ्लिक्टेड हो जाती है, ये राशि सही काम नहीं कर रही होती है, ठीक है, लाइफ में, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो सारी बातें मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव बोली, वो सब बातें, बातों के सेकंड जो साइड है वो ये है कि इस राशि के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं। जैसे हमने जेमिनाई को कहा था कि वहां से ब्रदेल्स जो है वो देखे जाते हैं, यानी वैश्यालय देखे जाते हैं, इस पर्टिकुलर राशि से भी देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अनकंडीशनल लव की राशि है, सेवेंथ हाउस जो होता है वीनस का, और सेवेंथ हाउस से ट्वेल्थ हाउस पड़ता है ये। तो यहाँ पर चीजें हिडन हो जाती है, जो राशि एक अनकंडीशनल लव की है वहां से ट्वेल्थ में आ जाती है, तो यहाँ पर चीजें हिडन हो जाती है। और जब चीजें हिडन होती हैं तो फिर सारी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो जाती है लाइफ की वो शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, ब्रदर्स भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज की राशि भी कहा है इसको, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग की राशि भी कहा गया है, इंडस्ट्रियल एरिया जो बड़ा बताया गया है वो भी ये राशि है। इसके अलावा मैंने कहा, अगर हम वापस वास्तु से कनेक्ट करते हैं तो मैंने कहा कि यहाँ पे एनालिटिकल है चीजें, यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल है। तो जो भी चीजें जहां पर भी अटेंशन टू डिटेल वाले काम होते हैं वहां, मतलब ये उसी राशि, ये राशि उस जगह को बताती है। फॉर एग्जाम्पल कोई लैब है, पैथोलॉजी लैब है जहाँ पर अटेंशन टू डिटेल है, जहाँ पर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स करते हैं, तो वो जो लैब है वो भी पर्टिकुलरली वर्गों का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कोई टेलर स्टिचिंग शॉप है जहाँ पे बहुत माइन्यूट अटेंशन देकर डिजाइन क्रिएशन हो रहा है, वो भी एक तरीके से देखा जाएगा तो वर्गों का ही प्लेस है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है, राशि है, ये कहीं ना कहीं बताती है कि लाइफ में सब कुछ मौज मस्ती नहीं है, लाइफ में अवेकनिंग भी बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली ये लाइफ में अवेकनिंग के लिए कहीं ना कहीं सफर होना पड़ता है, बट सफरिंग फॉर द नोबल कोज, क्योंकि यहाँ पर हमको षड ऋतु को पार करना है। तो अल्टीमेटली इस राशि को सफरिंग की राशि भी कहा गया है। सफरिंग की राशि क्योंकि कहीं ना कहीं षड ऋतु से आगे बढ़ना है, मोक्ष के लिए आगे जाना है। मिलन स्थान भी कहा गया है इसको, जहाँ पे लोग मिलते हैं, लाइक जहाँ पर क्या कहते हैं सभागृह होते हैं, लोग मिलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कष्ट देने वाली राशि भी है, 6 नंबर का पेन का भी पॉइंट है, क्योंकि रोग भी यहीं से लेके जाएंगे तो भी वो भी पॉइंट है। तो यहाँ पे सफरिंग भी है, पेन भी है, माइजरी भी है, और शहादत बोल सकते हैं, मार्टम बोल सकते हैं, वो भी इस राशि के एट्रीब्यूट है। बाकी जनरली देखा जाए तो एग्रीकल्चर को बताएगी ये राशि, ठीक है। फिजिकल बॉडी पार्ट्स में अगर देखा जाए तो लोअर एब्डोमेन, स्प्लिन, लीवर और इंटेस्टाइन, ये सिक्स हाउस और सिक्स राशि बताती है। और वर्गो पीपल दे आर मोर क्लोजर टू द नेचर, सो दे कैन इवन लव द नेचुरल थिंग्स। इनको आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं आती, रादर देन द रादर देन आर्टिफिशियल थिंग्स दे लव नेचुरल थिंग्स। तो ये भी एक इनका पॉइंट है। और जैसे मैंने कहा कि अटेंशन टू डिटेल एंड क्रिटिसिज्म, ये सबसे बड़ा इस पर्टिकुलर राशि का एक आप बोल सकते हैं एट्रीब्यूट है। अब इस राशि को अगर हम लोग अलग अलग 12th हाउस में लगा के देखते हैं तो देखिए कि ये किस तरीके से अटेंशन टू डिटेल और क्रिटिसिज्म का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए फर्स्ट असेंडेंट को ही लेते हैं, एरिस असेंडेंट। एरिस असेंडेंट के केस में फर्स्ट नंबर की राशि फर्स्ट हाउस में, 6 नंबर की राशि 6th हाउस में, 6 नंबर की राशि आगे 6th हाउस में। 6th हाउस किस चीज का है? चैलेंज का है, ठीक है। चैलेंज कहाँ कहाँ होगा? हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे चैलेंज आएगा और कहाँ कहाँ पर क्रिटिसिज्म होगा और कहाँ कहाँ पर अटेंशन टू डिटेल होगा। तो 6th नंबर की राशि
कि 6 नंबर का हाउस हमारे मैटरनल अंकल यानी मामा वगैरह को भी दिखाता है, मदर के मदर के मदर की सिबलिंग्स को। तो अगर 6 नंबर की राशि 6 हाउस में पड़ रही है, तो ये जो भी नेटिव है एरिस असेंडेंट, ऐसा होगा कि ये कहीं ना कहीं अपने मैटरनल अंकल्स का, आंट्स का, इनको क्रिटिसाइज करेगा, उनकी काम में कमी निकालेगा, उनके काम में अटेंशन टू डिटेल में जाएगा। ये जनरल एट्रीब्यूट है। तो अगर कोई भी एरिस असेंडेंट है तो आप एक बार चेक करके देखना कि ये किस चीज को क्रिटिसाइज करता है। जनरली ये लोग जो है ये इन चीजों को क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 6 नंबर में मैटरनल अंकल की राशि आ रही है। दूसरा, 6 नंबर में और क्या चीज है, डेली रूटीन है। अपने खुद के डेली रूटीन को भी क्रिटिसाइज करेंगे। अपने डेली रूटीन से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ क्रिटिसिज्म मिलेगा। हालांकि उस काम को करेंगे, अच्छे से करेंगे, अटेंशन डिटेल के साथ में करेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज भी उतना ही करेंगे। तो एक कहा भी जाता है, अगर इस राशि के पॉजिटिव फायदे लेने हैं, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लेने हैं अगर इस राशि के, तो ये जो काम करते हैं हम लोग उस हाउस के हिसाब से अगर उसको करना बंद कर देंगे तो हमको फायदे होंगे। फायदे कैसे होंगे, कहीं ना कहीं षड रिपु से भी आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फॉर्म में भी फायदे होते हैं। तो अगर कोई एरिस असेंडेंट है, अगर वो अपने मामा का, मैटरनल अंकल का क्रिटिसाइज करना बंद करता है, उनके काम में कमी निकालना बंद कर देता है, तो उसको फायदा ही होगा। अब लेते हैं टोरस असेंडेंट। टोरस असेंडेंट के केस में जो ये 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर की राशि आएगी 5th हाउस में, और 6th हाउस में आएगी 7th नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि 5th हाउस में, वर्गो आएगा 5th हाउस में, और वर्गो 5th हाउस के बाद जो 6th हाउस है वहां पर आएगा लिब्रा। अब आप देखिए, जैसे हम लोगों ने एरिस में कनेक्ट किया था, टोरस में किया था, वैसे देखिए कि अगर 5th हाउस में वर्गो आ रहा है तो टोरस असेंडेंट कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, किड्स को क्रिटिसाइज करेंगे, कहीं ना कहीं उनके काम में कमियां निकालेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ 7th नंबर की राशि जो आ रही है, जो कि आ रही है 6th हाउस में, यानी अपने मैरिज में भी कमियां निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं, 100% निकालते ही हैं। और अल्टीमेटली इसे कहते भी हैं कि टोरस असेंडेंट के केस में शादी और बच्चे दोनों चीजें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि एक नेचुरल हैबिट हो गई। 6th हाउस में पड़ेगी, 6th हाउस में चला गया लेब्रा और 5th हाउस में चला गया वर्गो। तो अल्टीमेटली इन दोनों हाउस में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट वाले करेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। मतलब यहाँ पर चैलेंज क्या है, चैलेंज यही है कि अगर अपने किड्स को या फिर अपनी मैरिज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो लाइफ आगे बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर अपने किड्स को और अपनी मैरिज को अगर क्रिटिसाइज किया तो फिर लाइफ में मिजरी रहेगी, कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। तो इसलिए ज्यादातर टोरस असेंडेंट के केस में ये दिक्कत देखने को मिलती ही मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं जेमिनाई असेंडेंट। जेमिनाई असेंडेंट के केस में 3, 4, 5, 6 यानी 4th नंबर के हाउस में चली गई वर्गो। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम देखें 6th हाउस में कौन सी आ गई, 8th नंबर की राशि स्कॉर्पियो। अब आप देखिए कि जेमिनाई वाले जो लोग हैं ये कहाँ कहाँ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। 4th नंबर की राशि क्या है, हमारे घर की, होम की राशि है कहीं ना कहीं। उस राशि में ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करेंगे। उससे भी ज्यादा अगर देखेंगे तो 6th नंबर के हाउस में जो 8th नंबर की ओकल्ट की राशि आ रही है, तो आप देखना कि जेमिनाई वाले लोग, मैंने बहुत कॉमन देखा है, कहीं ना कहीं ओकल्ट साइंस को भी क्रिटिसाइज करते हुए देखने को मिल जाएंगे आपको। एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हुए, एस्ट्रोलॉजर को क्रिटिसाइज करते हुए, उसमें विश्वास भी पूरा है उनका, बट क्रिटिसाइज भी करेंगे कि सही से काम नहीं करती है, या मैंने तो बहुत सारी रेमेडीज करी बट उसके बावजूद भी जो है कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा एस्ट्रोलॉजी में, ओकल्ट साइंस में। 8th हाउस के इतने भी एट्रीब्यूट है, लाइक कोई भी ऐसी बात है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की बातें है वहां पर क्रिटिसाइज करना, वो देखने को कॉमन मिलेगा। और कहीं ना कहीं हाउस होल्ड रिलेटेड चीजों में भी क्रिटिसाइज देखने को मिलेगा। तो अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो लाइफ इनकी आगे होगी, आगे बढ़ेगी। तो अगर हमको इन चीजों से आगे बढ़ना है तो जिस भी हाउस में ये राशि आ रही है, हमारी 6 नंबर की राशि, उससे रिलेवेंट अगर हम अपने फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे तो चीजें बेटर होना शुरू हो जाती हैं। अब लेते हैं हम लोग कैंसर असेंडेंट। कैंसर असेंडेंट के केस में 6th यानी वर्गो राशि आई 3rd हाउस में, और 9th नंबर की राशि आई 6th हाउस में।
सिक्स नंबर की राशि थर्ड हाउस, थर्ड हाउस है हमारे सिबलिंग्स का और हमारे नेबर्स का। और सिक्स हाउस में आई नाइन्थ नंबर की राशि यानी कि सेजिटेरस। सेजिटेरस राशि बताती है आपके गुरु को, आपके टीचर को, आपके फादर को। कैंसर असेंडेंट कहीं ना कहीं अपने पिता में कमी निकाल सकते हैं, बल्कि निकालते ही हैं कि मेरे पिता ने सही नहीं किया। पिता से प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पिता के लिए लव है, रेस्पेक्ट है, बट फिर भी क्रिटिसिज्म है कि पिता के लिए कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना कि मेरे मेरे पिता ने ये काम सही नहीं किया, ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, ये गलत बात हुई। पिता नहीं तो गुरु, टीचर, इनमें सीनियर्स में, इनमें कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करेंगे। और दूसरा, थर्ड हाउस में पड़ रही है सिक्स नंबर की राशि, मतलब अपने सिबलिंग्स में क्रिटिसाइज कर सकते हैं या फिर अपने नेबर्स में क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब करते ही हैं, ये बाय डिफॉल्ट नेचर ही है। बट जो लोग इससे ऊपर उठ जाते हैं वहां चीजें बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक, इस तरीके से हम लोग हाउस वाइज चीजें समझ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, लियो साइन। लियो के केस में तो सेकंड नंबर का हाउस, सेकंड नंबर का हाउस जो कि फैमिली का है, मनी का है, अक्यूमुलेशन का है, फूड का है, फूड का भी है, स्पीच का भी है, वहां पर आ रही है सिक्स नंबर की राशि। और सिक्स हाउस में आ रहा है कैप्रिकॉर्न, यानी हमारे प्रोफेशन वर्क प्लेस की राशि। तो फिफ्थ यानी जो लियो असेंडेंट्स हैं उनमें भी एक कॉमन एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये लोग फूड को क्रिटिसाइज करेंगे, खाने को क्रिटिसाइज करेंगे, खाने में प्रॉब्लम्स निकालेंगे, कमियां निकालेंगे। अपने खाने में भी निकाल सकते हैं अगर लेडीज हैं तो खुद के बनाए में भी, और दूसरे के में भी कि उसमें ये चीज सही थी, ये चीज सही नहीं है। फूड में बहुत कॉमन है, किसी की स्पीच में भी निकाल सकते हैं कि इसका बात करने का ये जो स्पीच है ये बहुत हार्श है, या उसमें क्रिटिसाइज करना। और या फिर अपने काम में, काम में तो बहुत कॉमन देखने को मिलता है लियो असेंडेंट के केस में। काम करते हैं बट उसको अप्रिशिएट कभी नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज ही करेंगे कि ये काम मुझे कैसा काम दे दिया, ये कोई काम है क्या, या इस तरीके के काम से मेरा कोई मीनिंग नहीं है, तो अपने काम को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। उसमें अटेंशन टू डिटेल में जाएंगे, उस काम को अच्छा भी करेंगे, अच्छा तो करेंगे करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में प्रॉब्लम कहाँ पर है कि अल्टीमेटली जो है उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। बस इतना सा काम करना है कि उसको क्रिटिसाइज करना बंद करना है, उसमें कमियां निकालना बंद करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लियो के बाद जाते हैं वर्गो असेंडेंट। अब तो वर्गो असेंडेंट में ही आ गया, सेल्फ के अंदर ही आ गया। और सिक्स हाउस में कौन सी राशि पड़ गई? एक्वारियस। एक्वारियस जो राशि है वो है आपका लाभ का स्थान, बड़े भाई बहनों का स्थान। और अगर रिलेशन में बात करें तो फादर के सिबलिंग्स, यानी चाचा अंकल। तो जेमिनाई एक तो खुद के साथ में भी परेशानियां हैं। खुद के साथ में परेशानी बोलने का मतलब ये कि खुद वेल ओरिएंटेड है, अटेंशन टू डिटेल है, एकदम स्पेसिफिक है, अपने काम को लेके लिथार्जी नहीं है, सब चीजें अच्छी हैं। बट क्रिटिसिज्म बाकी लोगों के लिए है इन्हीं सब चीजों को लेकर, क्योंकि खुद परफेक्ट है तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को के अंदर उन चीजों को लेकर क्रिटिसाइज करना कि सामने वाले को तो बिल्कुल भी सिस्टम का पता नहीं है, ये कैसे कैसे लापरवाह हो सकता है, ये कैसे विदाउट प्लानिंग के काम कर सकता है, सामने वाले में कमियां निकालना। और साथ में अपने अंकल्स, जो पैटर्नल अंकल्स हैं, आंट्स हैं, उनमें कमी निकालना, उनको क्रिटिसाइज करना। ये कॉमन एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। तो इस राशि का स्वभाव ही ऐसा हो गया कि जहां पे राशि जा रही है वहां पर क्रिटिसिज्म आ ही रहा है। और क्रिटिसिज्म आने की वजह से चीजें जो है अच्छी हो सकती है, वो अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा के केस में सिक्स नंबर की जो राशि है वर्गो, वो चली गई ट्वेल्थ हाउस में। और और सिक्स हाउस में कौन सी राशि आ गई? ट्वेल्थ राशि। दोनों तरफ से एक्सपेंस वाला हाउस आ गया। तो ट्वेल्थ हाउस क्या है? एक्सपेंसेस का है, बेड प्लेजर का भी है, आपके पैरों का भी है। अगर फिजिकल बॉडी में देखा जाए तो पैरों का भी है, आपके पैर के पंजे जो है वो ट्वेल्थ हाउस है। तो अब आपके खुद के एक्सपेंसेस को लेकर और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके एक्सपेंसेस को लेकर क्रिटिसिज्म देखने को, बहुत कॉमन एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा लिब्रा के केस में। मतलब कि अगर कोई चीज खरीदी है, एक्सपेंस किया है फैमिली मेंबर ने, तो उसको क्रिटिसाइज करना है कि इतना महंगा क्यों लिया, या क्या जरूरत थी इस चीज की, इस एक्सपेंस की जरूरत थी ही नहीं। या फिर पर्सनल लेवल पे अपने जो बेड प्लेजर की जो एक्टिविटीज है उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना। या फिर जैसा मैंने कहा कि पैरों को लेके प्रॉब्लम करना और उसको उसके लिए परेशान होना, उसके लिए क्रिटिसाइज करना। ये भी एक कॉमन एट्रीब्यूट लिब्रा के केस में देखने को मिल जाता है।
अब देखिए आप, अगली राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के केस में फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो आ गया, ठीक है। और थर्ड, और उसके बाद में सिक्स नंबर की राशि गई लाभ स्थान में, जो कि अर्निंग का हाउस है, वो वाली राशि। और साथ में सिक्स हाउस में गया एरिस। तो स्कॉर्पियो लोगों के लिए चैलेंज क्या होगा? एक तो इनकम को लेके चैलेंज, हमेशा इनकम को लेके उसको क्रिटिसाइज भी करना, दूसरों के इनकम को हमेशा कंपेयर करते रहना, खुद की इनकम को लेके सेटिस्फेक्शन का ना होना, उसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है। और प्लस अपने रूटीन को लेके चैलेंज में रहना, हमेशा अपने रूटीन को क्रिटिसाइज करना, क्योंकि सिक्स नंबर के हाउस, रूटीन के हाउस में चला गया फर्स्ट नंबर का एरिस। तो एरिस अपने माइंड में कहीं ना कहीं एनालिटिकल थिंकिंग लेना और क्रिटिसाइज करते रहना। इसके अलावा और देखें अगर, तो सिक्स नंबर, एट सिक्स नंबर में गया फर्स्ट हाउस, फर्स्ट राशि गई, और इलेवेंथ हाउस में गया आपका सिक्स नंबर। तो अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये लोग एनालिटिकल भी होंगे, अर्निंग को लेके अपनी अपनी अप्रोच को लेके, अर्निंग को लेके एनालिटिकल होंगे, अपनी अर्निंग को लेके डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन क्रिटिसिज्म भी रहेगा। तो अगर क्रिटिसिज्म से ऊपर उठ जाते हैं तो स्कॉर्पियन भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अगर सेजिटेरियस की, तो सेजिटेरियस के केस में जो आपकी ये जो राशि है, ये गई टेंथ हाउस में, और जो दूसरी सिक्स हाउस में कौन सी राशि गई? टोरस। सिक्स हाउस में गई टोरस। टोरस क्या है? फूड अगेन, फूड है, स्पीच है, और फैमिली है, यानी अपनी फैमिली मेंबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं सेजिटेरियस। और साथ में अगर अपने वर्क प्लेस में भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बट ये कॉमन प्रॉब्लम है देखने को। तो इस तरीके से आप हाउस वाइज कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अब दो ही हाउस बचे हैं, एक्वारियस। एक्वारियस के केस में कहाँ पे गई सिक्स नंबर की राशि? हाउस, नाइन्थ एट्थ हाउस, हाउस, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में। कैप्रिकॉर्न के केस में, मैं एक्वारियस की बात कर रहा हूँ, कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हो ना? ओके ओके। चलिए, तो कैप्रिकॉर्न की भी अगर हम बात करते हैं, तो कैप्रिकॉर्न के केस में तो नाइन्थ हाउस में गई। नाइन्थ हाउस का मतलब वापस वही बात है कि अल्टीमेटली आपका फादर, टीचर, गुरु, सीनियर, वहां पर क्रिटिसिज्म है। और सिक्स हाउस में कौन सी गई? जेमिनाई, यानी सिबलिंग्स और नेबर्स, वहां पर क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। सिबलिंग्स है, हॉबीज को लेकर भी क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस हॉबीज को भी दिखाता है। शॉर्ट ट्रेवल को भी देखने को क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है। और थर्ड हाउस के इतने भी एट्रीब्यूट्स हम किसी को भी लगा सकते हैं वहां पे, ये है। अभी इलेवंथ हाउस को, जैसे अभी मैंने बात करी थी स्कॉर्पियन असेंडेंट्स के केस में, स्कॉर्पियन असेंडेंट के केस में इलेवंथ हाउस में वर्गो जा रहा है। इलेवंथ हाउस को अगर हम देखें, तो इलेवंथ हाउस आपके बेटे या बेटी के स्पाउस का भी है, क्योंकि फर्स्ट से फिफ्थ हो गया आपके बच्चों का, चिल्ड्रन का, और चिल्ड्रन से सेवेंथ हो गया उनके स्पाउस का। तो अगर आप आपके बच्चों के स्पाउस हैं, यानी मेरा बेटा है और बेटे की बहू है, तो आपकी बहू के केस में तो क्रिटिसाइज किसको कर सकते हैं फैमिली मेंबर के केस में? कि वो अपने बेटे की वाइफ को, यानी अपनी बहू को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या फिर अपने डॉटर के हस्बैंड को, वो भी उनके स्पाउस का हो गया। तो अल्टीमेटली उनको भी वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं इलेवंथ हाउस में। तो इलेवंथ हाउस किसका हो गया? आपके डॉटर इन लॉ का या सन इन लॉ का, वो भी हो गया बाय डिफॉल्ट। तो ये भी इस तरीके से हम क्रेडिट कर सकते हैं भावात भावम से, इलेवंथ हाउस। तो सिमिलरली अभी हम बात कर रहे थे कैप्रिकॉर्न की, तो कैप्रिकॉर्न में हम लोगों ने जनरल अगर बात करेंगे तो सेजिटेरियस को कनेक्ट करेंगे, और दूसरा हम करेंगे थर्ड हाउस को, यानी जेमिनी को। उसके बाद अगर हम जाते हैं एक्वारियस पे, तो एक्वारियस के केस में सिक्स हाउस में आएगी फोर्थ नंबर की राशि, राइट? एस एस, एस सर, राइट। एस। और ये कहाँ जाएगी, ये वर्गो कहाँ जाएगी? एट्थ हाउस में। वर्गो जाएगी एट्थ हाउस में। अब वर्गो गई एट्थ हाउस में, तो यहाँ पर किस चीज को क्रिटिसिज्म हो सकता है? एक तो मैंने आपको आइडिया दिया था ओकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का। दूसरा क्या?
family and हेरिडिटी, आई मीन ये जो आपकी हेरिडिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है, हेरिटेज की जो प्रॉपर्टी है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आएगा, कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आएगा। ठीक है। इसके अलावा पेन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब पॉइंट्स आएंगे एट्थ हाउस के। एट्थ हाउस और देखा जाए तो क्या हो सकता है, मदर से, मदर के हाउस से, मदर का फिफ्थ हाउस है, तो father-in-law, मदर mother-in-law. मदर मदर का फिफ्थ हाउस, मदर का फिफ्थ हाउस क्या हुआ, मदर का स्टमक। Okay. तो उनको इश्यू कहाँ आ सकते हैं, प्रॉब्लम एट्थ हाउस रिलेटेड, तो क्रिटिसिज्म कहाँ आएगा, हो सकता है मदर को कुछ प्रॉब्लम आए स्टमक रिलेटेड, वहां पे कोई क्रिटिसिज्म आए, ऐसा भी हो सकता है, अगर मदर के केस से ले सकते हैं तो। थर्ड हाउस से केस के, अगर सिबलिंग्स के केस में करेंगे तो सिबलिंग्स की स्पाउस, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग से, Yes. थर्ड हाउस से, नहीं, Head of the sixth house. थर्ड हाउस से सिक्स हाउस जा रहा है, Yes. 3 4 5 6 7 8, नहीं Yes. तो, नहीं तो फिर सिबलिंग नहीं, तो थर्ड उसकी स्पाउस नहीं आएंगी ना, ये तो वो तो ये, तो अलग अलग हम लोग भावात भावम से अलग अलग रिलेशनशिप निकाल के भी उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे क्रिटिसिज्म हो सकता है। अब अगर पाइसिस आया, तो पाइसिस के केस में Five, six, 12 number. 1, 2, 3. Third house. Fourth house में. फोर्थ हाउस में क्या, Third, वर्गो कहाँ गया, पाइसिस के seventh केस house में में. वर्गो गया सेवेंथ हाउस में। Seventh house. यानी इसका मतलब स्पाउस को क्रिटिसाइज करने की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और ये चीज बहुत कॉमन देखने को मिली है कि पाइसिस वाले लोग अपने स्पाउस को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत कॉमनली। मतलब स्पाउस को क्रिटिसाइज करना वैसे भी गलत चीज है, ऊपर से इन लोगों को मैंने देखा है पाइसेस वालों को कि ये लोग कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस में भी अपने स्पाउस को क्रिटिसाइज कर देते हैं, उसमें कमियां निकालना, उसमें परेशानी करना, या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालना। हालांकि वो भले के लिए निकाल रहे हैं, बट हर जगह क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है कि ये लोग जो है अपने स्पाउस को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, करते हैं बल्कि, क्योंकि सेवेंथ हाउस में आ रहा है इनका वर्गो का साइन। और वर्गो कहाँ जा रहा है, Mm, sixth house में. No, sixth house. Sixth house में. सिक्स हाउस में जा रहा है लिब्रा। Leo. देखिए ट्वेल्थ ट्वेल्थ नंबर की राशि है, ट्वेल्थ नंबर से पहले सिक्स हाउस काउंट करते हैं। Yes, yes. 12 1 2 3 4 5, तो सिक्स हाउस में क्या गया, लियो गया, Leo. लियो गया, राइट। लियो गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फिफ्थ नंबर की राशि गई। फिफ्थ नंबर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किड्स के हैं, जैसे मैंने कहा था। ठीक है। तो इनके फिफ्थ सिक्स हाउस में गया लियो, और सेवेंथ नंबर के हाउस में, यानी सेवेंथ हाउस में गया वर्गो। वर्गो, तो अल्टीमेटली स्पाउस और किड्स वाला कनेक्शन यहाँ पर आया। तो ये अल्टीमेटली किस किस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपने किड्स को, जैसे टोरस का गेम है वही वाला, और अपने स्पाउस को, और उसी की वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि लिब्रा, सॉरी, वर्गो को देखने को मिलेगा। अब आप लोग अपने अपने में देखिए कि आपके केस में कहाँ पे आ रहा है। मेरी तो थर्ड हाउस. थर्ड हाउस थर्ड में. थर्ड हाउस में वर्गो आ रहा है, Yes, राइट। और yes. सिक्स हाउस में क्या आ रहा है, Jupiter means 9 number राशि Sagittarius. सेजिटेरियस। अब आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ क्रिटिसाइज करते थे या करते हैं कभी कभी। Is whenever I will see for any wrong things, then I will tell boldly to father and also means it is not correct. If there is anything wrong, then I will tell. Means father say. फादर से, And yes, ओके। no, my siblings are not telling about to father, but I'm always, if there is any mistake, I will tell तो यू strongly. डोंट, हाँ, एग्जैक्टली तो आप उनमें कहीं ना कहीं, बट उनको आप अपफ्रंट उनको बोल देते हो कि यू हैव डन दिस मिस्टेक, यू Yes, yes, क्रिटिसाइज, राइट।
तो अगर इस चीज को, but I love my father very much, but नो डाउट, I will tell. हाँ हाँ, तो यही ये बात है कि फादर को या मदर को क्रिटिसिज्म जो है, देखा जाए तो लॉजिकली अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही वाली बात है कि ये अब नेचर में आता है कि हम लोग अपने फादर को, टीचर को या गुरु को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो उस राशि के एट्रीब्यूट्स को डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं, ये है। तो इफ यू स्टॉप डूइंग दैट थिंग देन इट विल वर्क। और मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म में अगर किसी भी रिलेटिव को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो रिलेशनशिप पे फर्क पड़ता है। But रिलेशनशिप, always I'm telling, means प्यार से फादर से कहूंगा ये अच्छी नहीं है, इसी तरह करना अच्छी नहीं है, ये तो मैं कहूंगा। ओके ओके। अच्छा, अब इसी बात पे एक बात और दिमाग में आती है कि सिक्स्थ नंबर की राशि यानी वर्गो साइन के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा है, उस प्लेनेट के कारकत्व के हिसाब से, यानी उस प्लेनेट को जो भी रिलेशनशिप करेगा वहां पर भी क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्गो में अगर मरकरी बैठा है तो मरकरी किसको कारक बनता है? बच्चों का बनता है, ठीक है, छोटे बच्चों का। और मरकरी आपकी बुआ, बुआ मतलब फादर की सिस्टर, हाँ, तो बुआ का, मौसा का मदर की सिस्टर, मौसा का इनका। तो इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग योर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, और वहां पर क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा। और मैंने एक चीज और देखी है कि अगर वहां पर पर्टिकुलर हाउस में अगर मरकरी बैठा हुआ है वर्गों के अंदर, तो क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा। और मरकरी के जो एट्रीब्यूट है यानी कि कम्युनिकेशन, तो वहां पर हम किसी की कम्युनिकेशन को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि द वे ही इज टॉकिंग, द एक्सेंट ही इज यूजिंग, और द लाइक डिफरेंट वर्ड्स दे आर यूजिंग, पीपल क्रिटिसाइज दैट वे, भले ही अब कोई से भी हाउस में हो। अब अगर वर्गों के अंदर अगर मरकुरी है तो ये चीज देखने को मिल जाती है, तो छोटे बच्चों को क्रिटिसाइज करना, उनकी मिमिक्री करना, उनको कॉपी करना, और फिर किसी कम्युनिकेशन को, चीजों को लेकर उसको क्रिटिसाइज करना, ये भी है। अभी वर्गों में कोई प्लेनेट है किसी के भी वर्गों के अंदर? No, no sir. कल्पेश जी आपके में, रमेश सर आपके में, अनिता मैडम आपके में? सर आप, यू आर ऑन म्यूट कल्पेश जी, इफ आर सेइंग समथिंग। मैं मेरा ही सामने कुंडली देख के देख रहा हूँ मैं, ये ओके, है कि नहीं है। 6 नंबर पे कुछ लिखा हुआ है? 6 नंबर की राशि के ऊपर नहीं, कुछ नहीं है मेरा। कुछ नहीं है, ओके, ठीक है। तो अगर वर्गों में मरकरी है अगर, तो मैंने कहा कि छोटे बच्चे, अगर वर्गों में सन होगा तो क्या होगा? किसको क्रिटिसाइज करेगा जनरली इंसान? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को, राइट, गवर्नमेंट को, फादर को। तो ये क्रिटिसिज्म कॉमन देखने को मिलता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, उसकी वजह से ही चीजों में प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिलती है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से, फादर से प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, ये है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म कॉमन देखने को मिलेगा। अगर मून है तो उन्होंने तो मदर, फैमिली, मदर एंड पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ। इमोशंस, ये सब है। बट अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मदर को क्रिटिसाइज देखा है मैंने, वर्गो में मून देखा था, मतलब मून शाइन जिसका वर्गो हो गया, वो लोग अपनी मदर को बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर देते हैं, पब्लिक में भी कर देंगे, बोल भी देंगे, ये है। नो डाउट दे लव देयर मदर, बट दे डू क्रिटिसिज्म फॉर देयर मदर, और वहीं से फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सो दे शुड नॉट डू दैट थिंग, ये है। क्योंकि ये जो राशि है कंप्लीटली अवेकनिंग की है, ये राशि षड रिपु से बाहर निकालने की, जो जो मैंने बोला, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सरी, इनसे बाहर निकालने की राशि है। बट हम जो इसके उस वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हम लोग क्रिटिसिज्म में घुस जाते हैं। अटेंशन टू डिटेल एक अच्छा एट्रीब्यूट है इस राशि का, बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है। बट यही एट्रीब्यूट जो है रिलेशनशिप खराब कर देता है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हम लोग अटेंशन टू डिटेल कर रहे हैं, हम चीजें निकाल रहे हैं, पता कर रहे हैं, बट अदर लोगों को दे माइंड दैट थिंग कि ये तो हमारी चीजों में से परेशानी निकाल रहा है, हमारी बाल की खाल निकाल रहा है, ये माउंटेन आउट ऑफ द मॉल बना रहा है। तो वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि इंसान, सामने वाला इंसान को पसंद नहीं आता है। जब आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, उसकी चीजों में से कमी निकालोगे, अटेंशन टू डिटेल बताओगे, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अटेंशन टू डिटेल की वजह से या क्रिटिसिज्म की वजह से लोग कई बार वर्गो, जहां पर वर्गो होता है उस साइन में आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां पर आप अनइमोशनल हो जाते हैं, वहां पर आप लॉजिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और वही एक प्रॉब्लम कर देता है। अब अगर जुपिटर होगा तो किसको क्रिटिसाइज करेंगे? गुरु, गुरु को, टीचर को, सीनियर्स को, सीनियर्स। ये है। तो ये कॉमन है, मैंने देखा है जुपिटर में भी टीचर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तारीफ करते हैं, सब बातें हैं। और गुरु में मतलब गुरु टीचर तो है ही, धर्म गुरु भी कोई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल
जो भी धर्म गुरु है, मतलब जो किसी को फॉलो कर Priest, रहा है, हाँ, प्रीस्ट एंड ऑल, हाँ, इफ दे आर फॉलोइंग समवन, तो उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा सही नहीं है, यहाँ पर उन्होंने ये व्यवस्था सही नहीं करी, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ही इज पार्शियल, ही इज नॉट डूइंग दैट थिंग, सो दे डू क्रिटिसिज्म एंड दैट्स नॉट गुड अगेन। ये है। प्लस अगर मार्स हुआ तो elder brothers and ब्रदर्स, फ्रेंड्स, मेरे हैं मार्स वर्गों के अंदर, तो जैसे पार्डन सर, रमेश कुछ बोल रहे हैं? सिक्स में अगर केतु है हाँ तो हाँ हाँ, कैसा क्या इम्पैक्ट रहेगा? सिक्स में अगर केतु है तो इफेक्ट रहेगा, या क्रिटिसाइज की बात पूछ रहे हैं आप? केतु हाँ को, effect, केतु को देखे, केतु को जनरली देखा जाए तो गुरु की कैटेगरी में ही आता है, स्पिरिचुअल की कैटेगरी में आता है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीजों को क्रिटिसाइज करना, अगर सिक्स्थ में यानी वर्गों के अंदर, सिक्स्थ हाउस में नहीं, वर्गों के अंदर अगर केतु केतु आ रहा है, तो हो हाँ सकता है वर्गो कि में कहीं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म, इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हो सकता है कि है लाइफ में, कि जहां पर इस पर बिलीव नहीं करना, या बिलीव करना तो भी क्रिटिसाइज करना कि ये तो बोलने वाली बातें हैं, सच्चाई नहीं है, इस तरीके की चीजें। और कहीं कहीं पर केतु को छोटे बच्चों से भी, लाल किताब में बच्चों से भी कनेक्ट करते हैं, तो बच्चों के केस में भी, बट बच्चों के केस में तो नहीं, ज्यादातर स्पिरिचुअली के केस में ही जहाँ पे क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, अगर सिक्स हाउस में वर्गो आ रहा है, केतु आ रहा है तो। sun इवन, and Mercury है तो सर सिक्स, पार्डन, sun and Mercury एक साथ है तो हाँ, अब सन और मरकरी एक साथ हैं, सन हो गया फादर, मरकरी हो गया बच्चा, तो दोनों दोनों का ही हो गया। ये है, दोनों का ही, दोनों ही केस में क्रिटिसिज्म दोनों का ही होगा, यानी सन को भी होगा, मतलब फादर को भी होगा, और गवर्नमेंट को भी होगा, और बच्चों को भी होगा, बच्चों मरकरी के केस में भी। केतु के केस में सर उसको हम लोग भाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, केतु के मल्टीपल रोल आ सकते हैं अलग अलग हिसाब से, क्योंकि केतु को कहीं ना कहीं मार्स से भी कनेक्ट करते हैं, कुजवत केतु बोलते हैं, तो मार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे भी भाई बहन और फ्रेंड्स जो हैं, वहां पर क्रिटिसिज्म आ सकता है। तो केतु में स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा जो रीजन उसका जहाँ पे क्रिटिसिज्म आएगा, इसके अलावा सिबलिंग्स या भाई बहन का भी आ सकता है, और लाल किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे का भी आ सकता है क्रिटिसिज्म का पॉइंट। राहु के केस में अगर राहु को देखा जाए, तो राहु को वैसे तो बोलते हैं कि राहु जो है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के केस में कनेक्ट करते हैं, आपके दादा दादी फोर फादर्स के केस में राहु को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा राहु को कनेक्ट करते हैं जहाँ पे फॉरेनर्स हैं, जहां पर हम हमारे से अलग जो भी कोई है, मतलब हो सकता है फॉरेनर्स का मतलब क्या कहते हैं, अगर हम लोग हिंदू हैं तो फॉर एग्जाम्पल जो अदर वे, different culture. डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, वो भी फॉरेनर्स हो सकते हैं। ये है, तो वहां पे क्रिटिसिज्म है। अब जुपिटर में हम लोगों ने बात करी कि जुपिटर में प्रीस्ट की बात करी, अगर जुपिटर में अगर आ रहा है वर्गों के अंदर जुपिटर, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान वो हिंदू मुस्लिम करे, या रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्रिटिसाइज्म करे, कि वो अपने रिलीजन को बहुत अच्छा बताए, दूसरे रिलीजन को मीन बताए, तो इस तरह से भी क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो जिन लोगों के वर्गों के अंदर, वर्गों के अंदर केतु है या जुपिटर है, उनको धर्म के ऊपर भी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम हो, अलग अलग कल्चर हो, अलग अलग रिलीजन हो, उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो वो, बट वो कॉमन एट्रीब्यूट आता है। मार्स के केस में मैंने कहा कि ब्रदर्स के केस में आ सकता है। सैटर्न हुआ तो सैटर्न बताता है जनरली ओल्ड एज पीपल को, बूढ़े लोगों को। अगर वर्गों में सैटर्न आ रहा है, तो हम कोई भी लाइफ में ओल्ड एज पीपल हो सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलेशनशिप। अगर सैटर्न के साथ में मून है तो हो सकता है ओल्ड मदर हो, सैटर्न के साथ में अगर सन है तो हो सकता है ओल्ड फादर हो, जस्ट सैटर्न है तो ऑल द ओल्ड पीपल, एंड जो लोअर क्लास पीपल होते हैं वो भी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, लाइक लेबर्स, सर्वेंट्स। तो अगर हम अपने सर्वेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सर्वेंट्स को क्रिटिसाइज करना इज कॉमन, बट अगर सर्वेंट्स को भी क्रिटिसिज्म होता है, तो अगर सर्वेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या लोअर क्लास पीपल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर वर्गों में आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो भी सही नहीं है। ये है, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स, सन, मून, मरकरी, सब हो गए। तो अल्टीमेटली कहने का है कि वर्गो जो है, वर्गो के एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उस एट्रीब्यूट अच्छे के लिए बहुत बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड रिपो का अप्रोच है, अटेंशन टू डिटेल है,
बट क्रिटिसिज्म उन सब चीज के ऊपर हावी हो जाता है। और बहुत कॉमन देखने को होता है कि क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंसान कहीं ना कहीं अपनी तरक्की में अटक जाता है। ये है। तो जहां पर भी सिक्स्थ हाउस है, वहां पर अगर क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं तो हम लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, वर्गों के जो नेगेटिव पॉइंट्स है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो अब आप लोग लगा के देखिए अलग अलग चार्ट्स के ऊपर कि कहाँ पर वर्गो आ रहा है और कहाँ पर सिक्स्थ हाउस आ रहा है। और हम लोगों ने मरकरी भी पढ़ा है साथ में, जो उसका लोड है, मरकरी को भी कनेक्ट करके देख सकते हैं मरकरी साथ में कहाँ आ रहा है, वो भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए वर्गों में मरकरी है, वर्गों में मरकरी है, मरकरी क्या है, एक्सोल्टेड है, वर्गों के अंदर बेस्ट पोजीशन पे है। बट फिर भी अगर हम अपने किड्स को, बच्चों को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वर्गो मरकरी का फायदा नहीं उठा सकते। वर्गों में अगर वीनस है, वीनस की बात नहीं हुई, और वीनस मतलब लेडीज, अगर लेडीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पाउस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और अगर मैं आपको बता रहा हूं वर्गों के अंदर वीनस डेबिलिटेड है, बट अगर क्रिटिसिज्म बंद कर दिया जाए स्पाउस का या लेडीज का, अगर जो जिसके भी वर्गों में वीनस है, अगर वो लेडीज का या स्पाउस को क्रिटिसाइज नहीं करता है तो वो डेबिलिटेड वीनस भी उसको बहुत पैसा दे देता है। डेबिलिटेड है बट डेबिलिटेड वीनस पैसा देता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देगा, पैसा रोक लेगा। जबकि बोला है कि एक्सोल्टेड वीनस पैसा देगा, बट डेबिलिटेड वीनस भी पैसा देता है। डेबिलिटेड वीनस पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको सही से उसके एट्रीब्यूट्स का फायदा उठा पा रहे हैं। तो अगर स्पाउस को या लेडीज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे उनके पॉइंट्स की वजह से, जज नहीं करेंगे, यहाँ जजमेंट इज द राइट वर्ड, क्रिटिसाइज करने की बजाय जज करना शुरू कर देते हैं लोग बात स्पाउस को या लेडीज को, तो वहां से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब बहुत कॉमन है इंडिया में तो लेडीज को क्रिटिसाइज करना है, जज करना, कपड़ों के ऊपर, फूड के ऊपर, उनकी हैबिट्स के ऊपर, उनकी बात करने के तरीके के ऊपर, उनके चलने फिरने के ऊपर लोग बाग जज करते हैं। और जहां जजमेंट होता है वहां से चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये राइट्स हमको नहीं है कि उनको जज किया जाए किसी पर्टिकुलर चीज के हिसाब से। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्गो। अब आप लोग अपने अपने असेंडेंट्स के हिसाब से मल्टीपल चार्ट्स पे लगा के देखिए, सिक्स हाउस को भी कंसिडर कीजिए, वर्गो को भी कंसिडर कीजिए, और मौका मिलता है तो उसके अंदर अगर कोई भी प्लेनेट आता है तो उसको भी कंसिडर करके देखिए। Sir, one यस thing, मैडम। means if in 10th or 6 number राशि आती है और उसके अंदर मार्स एंड राहु also भी प्रेजेंट है, ऐसे कैसे कनेक्ट करूंगा सर? 10th हाउस के नंबर हाउस में 6 नंबर की राशि आती है। इस 10th हाउस आपका प्रोफेशन का है, आपके कर्म का है, आपका कर्म का है, अल्टीमेटली प्रोफेशन का, जॉब का तो नहीं बोल सकता, जॉब भी है अगर जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है, अल्टीमेटली वर्क प्रोफेशन प्लेस, का है। वर्क हाँ, प्लेस भी है। वर्क प्लेस का है, राइट। अब वर्क प्लेस में आपका 6 नंबर की राशि आ रही है। 6 नंबर की राशि क्या है? राशि बेसिकली माहौल है, एनवायरमेंट है। तो वर्क प्लेस पर एनवायरमेंट कैसा होगा? जो 6 नंबर की राशि का होगा। 6 नंबर की राशि का एनवायरमेंट क्या है? दे आर अटेंशन टू डिटेल। तो अगर वर्क प्लेस पे आ रही है तो ये लोग अपने वर्क प्लेस पर अटेंशन टू डिटेल रहेगा, ये लोग डीप डाइव करेंगे, छोटी छोटी चीजों को डिटेल में जाके चेक करेंगे, उस चीज को, प्रॉब्लम्स का पोस्टमार्टम करके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी प्रोसेस में ये हो सकता है कि दूसरे को क्रिटिसाइज करें, अपने प्रोसेस को तारीफ करने के चक्कर में दूसरे को क्रिटिसाइज अगर करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो ये हो गया माहौल। अब आ गया यहाँ पर मार्स। मार्स जो है कहीं ना कहीं एक्शन का कारक है। जो भी काम आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि एक्शन लेने में मार्स रोल प्ले करता है। तो अगर आप वर्क रिलेटेड इश्यूज पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और क्रिटिसाइज होकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है वो डिसीजन मेकिंग गलत भी हो सकती है। और अगर आप इंडिपेंडेंटली बिना किसी को क्रिटिसाइज करके अटेंशन टू डिटेल में जाकर प्रॉपर प्लानिंग करके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वो डिसीजन मेकिंग अच्छी भी हो सकती है। बट ये भी एक छोटी सी बात है। अब पॉइंट आएगा कि ये जो मार्स बैठा है, ये मार्स किस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड है, वहां से भी एक बात देखी जाएगी, तो वहां से उस हाउस पे आएगी। प्लस इस मार्स के ऊपर अगर किसी की दृष्टि पड़ रही है, यानी एस्पेक्ट्स आ रहा है, तो वो भी देखा जाएगा। प्लस अगर ओरिजिनल तरीके से देखा जाएगा, तो मतलब जो प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो फिर दशा देखनी पड़ती है, क्या मार्स की दशा चल रही है नहीं चल रही है, ये है। बट मार्स जनरल में प्रेडिक्ट, राहु भी है, मार्स मार्स में भी है, राहु भी है। राहु भी। हाँ, तो राहु का एट्रीब्यूट क्या है? राहु किसी चीज को एक्सपांड करता है, और शेडो भी है, मतलब इल्यूजन भी है। तो वहां पे वर्क प्लेस में अगर ये काम कुछ भी होगा, तो देखिए, एक तो वर्क प्लेस पे आ गया मार्स, यानी यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होगी, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होगी
एकदम से स्पॉन्टेनियस, क्योंकि मार्स का एट्रीब्यूट है स्पॉन्टेनियस कोई भी काम करने का, तो एकदम से कोई भी चीज जो है डिसीजन मेकिंग स्पॉन्टेनियस होगी, और वो बहुत बड़ी हो सकती है, एकदम इल्यूजनिस्टिक हो सकती है, बिना सोचे समझे, शेडो वे में स्पॉन्टेनियस ले लिया, बट माइंड उतना ओपन नहीं था, क्लियरिटी नहीं थी। प्लस जो ओरिजिनल रोल था अटेंशन टू डिटेल का, ठीक है, वर्गों में वहां पे आ गया, आपका राहु आ गया, तो वहां पर आप जो है सही डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि शेडो है, इल्यूजन है, अटेंशन डिटेल में नहीं जा पाए, तो डिसीजन मेकिंग नॉर्मली गलत हो सकती है। बट ये सब चीज जब काम करेंगी, जब मार्स की या राहु की दशा आएंगी, या वो वाला पर्टिकुलर हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा होगा, 10th नंबर का हाउस एक्टिवेट हो रहा होगा, क्योंकि हाउस की प्रॉपर्टीज फिक्स है। अब यहाँ तो मैंने वर्क प्लेस की बात करी है, वर्क प्लेस की अगर हम के अलावा बात करेंगे तो ये फादर की फैमिली भी है, Yes. फादर की फैमिली भी है, फादर की फैमिली में भी सेम बात हम लगा सकते हैं। फादर की फैमिली भी हटाओ तो ये स्पाउस के केस में क्या हुआ, स्पाउस की मदर का भी हाउस है। Yes. Fourth house. हाँ, तो स्पाउस की मदर का भी हाउस है, हम वहां पर भी ये लगा सकते हैं। अगर हम अपने किड्स से काउंट करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 Yes. किड्स की बीमारियों का भी हाउस है, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग सिबलिंग से लगाते हैं तो हमारे सिबलिंग थर्ड हाउस है, थर्ड से सेवेंथ है, यानी सिबलिंग्स के वाइफ्स का हाउस हो गए, Okay. 3 4 5 6 7 8 9, नहीं सिबलिंग्स की वाइफ का नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8th house. 8th house आएगा. Third हाँ house. हाँ, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया, सिबलिंग से 8th हाउस जा रहा Yes. है ना, Yes. सिबलिंग्स से 8th हाउस जा रहा है ये, तो सिबलिंग के केस में अब 8th हाउस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो देख सकते हैं कि सिबलिंग के केस में 8th हाउस क्या होगा, ये है। तो, तो Okay. इस तर, In-laws की house. हाँ, इन-लॉज का हाउस 100%, सिबलिंग्स के इन-लॉज का हाउस ये है। तो एक हाउस से बार 65 70 70 एट्रीब्यूट्स निकल के आ सकते हैं। तो मोटे मोटे रूप में सेल्फ के लिए वर्क प्लेस है, बट और बहुत सारी भी चीजें हैं, ठीक है मैम। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very वेलकम much. मैम। ठीक है, तो प्लीज एक बार लगा के देखिएगा और बताइएगा कितना मैच हो रहा है ये क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट बहुत कॉमन और बहुत मैच होता है, तो बताइएगा। यस Because ये मैम, कनेक्ट करना नहीं आती, इसलिए मैम वो प्रैक्टिस से ही होता है। यस अनीता मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अलॉट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बट Thank प्लीज you. नाइट ब्रदर, ठीक है। Thank आप you very लोग, much. बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए, देखिए भी, बताइए भी कितना मैच हो रहा है, और फिर अब हम लोग, अच्छा हाँ, आई एम सॉरी कि नेक्स्ट वीक हम लोग अवेलेबल, मतलब मैं अवेलेबल नहीं हूँ पूरा वीक। आई विल बी बैक टू पुणे ऑन 4th ऑफ जून, तो उसके बाद फिर हम लोग मून को पढ़ेंगे, और मून के साथ में हम लोग कैंसर को पढ़ेंगे, ठीक है। सर On which पुणे में day, रहते sir? हैं क्या? Which day? Day? डे Monday or में Tuesday? लेट मी चेक, मैं 4th को आ रहा हूँ ना, 4th को क्या है। Okay, okay, no problem, sir. I just asked. हाँ, मैंने भी सोचा ही नहीं आने के बाद में भी, क्योंकि Okay, okay, no हाँ, problem. बट फिर आपने भी टॉरस की कहा था ना, वो तो करेक्ट है। किड्स को एंड वाइफ को ऑलवेज क्रिटिसाइज करती हूँ, मेरी ब्रदर ओके। टॉरस एसेंडेंट है। हाँ, और इसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी मैम है, इस ये भी आप देखिए किड्स और वाइफ की वजह से, क्योंकि जो लाइफ में मेन चीजें उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं और लॉन्ग इस टर्म में बहुत खराब हो जाते हैं फिर वो। इस दैट्स तो करेक्ट सर। यस मैम, तो जून 4 आई विल बी बैक, तो होपफुली हम लोग जून 6 और जून 7 में हम लोग क्लास करेंगे फिर, ओके ओके ठीक ओके, है। ओके, या थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू थैंक वेरी यू, थैंक गुड यू मच। सर। नाइट, या गुड नाइट। सर पेंटागन लास्ट टाइम का वास्तु का कुछ तो नोट्स रह गई है सर। डाउजिंग का ना हाँ। डाउजिंग का आप थोड़ा सा मुझे टाइम तो आने के बाद ही देता हूँ, नोट्स तो नहीं रहा है, वो चार्ट शेयर करना था मेरे को। हाँ। कार्ड्स। हाँ, चार्ट से, वो चार्ट में करता हूँ, वो क्या मुझे बनाने पड़ेंगे, ये हाँ। सॉफ्ट कॉपी में ऐसा है, ठीक है। चलिए, ओके यार, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।